सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आगे हम चीजों को पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअस। आपकी समझ में भी सभी चीजें आ रही होंगी। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन बिना किसी देरी के। बहुत अच्छे सभी प्यारे साथियों को, प्रतीक है, रागनी है, बहुत अच्छे, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी से। तो आज सबसे पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट वैलीज के बारे में डिस्कस करूंगा। वैली, वैली बोलते हैं बच्चे आपकी घाटी के लिए, घाटी। ठीक है ना भाई। अब देखो घाटी को हल्का सा समझना है कि घाटी होती क्या है। तो बच्चे देखो, दो पर्वतों के बीच या यू या वे शेप की जो आकृति बनती है, दो पर्वतों के बीच, एक ये पर्वत और एक ये पर्वत, यानी कि दो पर्वतों के बीच, ठीक है ना, दो पर्वतों के बीच, एक ये पर्वत है एक ये पर्वत है, दो पर्वतों के बीच जो ये आकृति है, ठीक है ना, यू शेप हो सकता है इसका या वी शेप की जो आकृति होती है, स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक है ना, आकृति जो बनती है, इसे हम वैली यानी कि बेटा घाटी कहते हैं। तो दो पर्वतों के बीच बनने वाली यू या वी शेप की आकृति को ही हम वैली के नाम से जानते हैं, घाटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बहुत अच्छे, तो बात समझ में आ रही है बेटा। मिल जाएगी पीडीएफ, आज मिल जाएगी, आज से रेगुलर कंटिन्यूअस टाइम पे मिलेगी। वो नई क्लास थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, उसमें मिल जाएगी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, आज मिल जाएगी। तो बात क्लियर है यहां तक कि दो पर्वतों के बीच जो बेटा गड्ढा मिल रहा है यू या वी शेप का, उसे हम घाटी यानी कि वैली बोलेंगे। और जितने भी आपके प्रमुख शहर होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, वो इन घाटियों में ही बसाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट घाटियां बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये वाली घाटी किस राज्य में है, सीधा सा पूछेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर सीधा सीधा सा आना चाहिए कि गुरुजी ये वाली घाटी तो वहां पे है, ठीक है ना। तो यही हमें चीजों को समझना है। यहां मैंने कुछ घाटियों के नाम पहले से लिखे हुए हैं और इन घाटियों को यह समझना है कि घाटी है कहां, और है कहां ये पता चल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, मेजर वैलीज, प्रमुख घाटी, कौन कौन सी मुख्य या प्रमुख घाटी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रमुख घाटी, तो आप नोट करोगे अपनी नोटबुक में कि कौन सी घाटी कहां पे है, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप नोट करते जाओगे। तो जो इंपोर्टेंट है मैंने वही लिखी हैं बहुत सारी, जैसे कि मरखा घाटी बहुत पूछी जाती है, नुब्रा घाटी, शुरू घाटी बहुत पूछी जाती है। ये तीनों की तीनों घाटी मेरे प्यारे बच्चे किस राज्य में पड़ती हैं, तो ये आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा शुरू घाटी कहां है, आपसे पूछेगा नुब्रा वैली कहां है, नुब्रा घाटी, आपसे पूछेगा मरखा वैली कहां है, और आपका आंसर क्या आएगा, लद्दाख के अंदर है। बात समझ में आ रहा है। तो भैया लद्दाख की इंपोर्टेंट तीन है, मरखा, नुब्रा और शुरू। इसके बाद किन्नौर घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा मंदिर भी सुना होगा, शांगला घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, लाहौल स्फीति घाटी, लाहौल स्फीति। तो बेटा ये आपकी सारी की सारी, ये 6 की 6 आपकी जो घाटी है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है सारी की सारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहां पड़ती हैं बच्चे, हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया पहला नंबर आपकी कहां की है, यानी कि लद्दाख की। नंबर 2 बच्चे आपकी कहां की हो गई, ये हिमाचल प्रदेश की, 6 की 6, 5 है, 5 6 नहीं 5। एक यहीं पर लिख लोगे, कश्मीर घाटी कहां है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहां है बेटा, तो कश्मीर घाटी पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा नाम है, अब मान लो मरखा है तो मरखा आप अंग्रेजी में वही है। अब बेटा राहुल नाम है किसी का, तो राहुल नाम अंग्रेजी हिंदी में एक जैसा होगा, ठीक है ना। किसी का नाम है चंकी पांडे, तो बेटा चंकी पांडे हिंदी अंग्रेजी में, नाम तो हर भाषा में एक जैसा होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे मरखा वैली, नुब्रा वैली, शुरू वैली लद्दाख में, किन्नौर वैली, कांगड़ा वैली, शांगला वैली, कुल्लू की घाटी, और बच्चे लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन और पूछता है, यही लिख लेना, कुल्लू की घाटी के इधर एरो लगा के,
कुल्लू की घाटी किन दो पर्वतों के बीच में? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, दो पर्वत मैंने आपको बताए थे, एक तो धौलाधर, धौलाधर प्लस पीर पंजाल। तो कुल्लू की घाटी किन पर्वतों के बीच में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच में है, वैली ऑफ कुल्लू, कुल्लू की घाटी। फिर आगे नंबर 3 पे आ जाता है आपका नेलांग घाटी, जोहर घाटी, शोर घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहां है बच्चे? यूके, उत्तराखंड के अंदर है। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। शोर घाटी कहां है? आप कहोगे उत्तराखंड में। जोहर घाटी कहां है? उत्तराखंड में। आप कहोगे नेलांग घाटी कहां है? उत्तराखंड में। और बेटा दून और द्वार घाटी मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दून और द्वार नाम से जो घाटियां मिलती हैं, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, तो वो भी आपकी उत्तराखंड की घाटियां हैं, दून और द्वार नाम की। ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पेंगोंग लेक लद्दाख में, मैं बताऊंगा आपको जब झीलों के बारे में बताऊंगा, ये झील और घाटी अलग अलग चीज है। नंबर 4 पे आ जाते हैं, चुंबी घाटी का नाम आपने सुना होगा। चुंबी घाटी पर डिस्प्यूट भी हुआ था, डिस्प्यूट। भारत की सेना, चीन की सेना बहुत समय तक डटी रही थी। सिक्किम के अंदर है चुंबी घाटी, ये ट्राई जंक्शन बनाता है, 3 देशों की सीमा लगती है चुंबी घाटी से, नेपाल, सॉरी नेपाल नहीं, भूटान, भारत और चीन। ठीक है ना भाई। तो चुंबी घाटी कहां है? चुंबी घाटी सिक्किम में। युमथांग घाटी, युमथांग, ठीक है ना भाई। तो युमथांग घाटी कहां है बेटा? गे होगा, ये कै नहीं होगा, युमथांग। युमथांग वैली कहां है मेरे बच्चे? तो युमथांग घाटी भी सिक्किम में। और नाथांग घाटी कहां है? नाथांग भी सिक्किम में है। तो ये सारी की सारी जो घाटियां हैं, ये कहां की हैं? सिक्किम की घाटी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और इन सब में से इंपोर्टेंट देखो, चुंबी पूछा गया एग्जाम में, युमथांग घाटी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एसएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है कि युमथांग घाटी कहां है, नाथांग घाटी कहां है। ठीक है ना भाई, तो ये याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, 1-2 बार याद हो जाएंगे। संगती घाटी और दिबांग घाटी, दिबांग एक नदी भी है अरुणाचल प्रदेश की, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो बच्चे सांगती घाटी, संगती, संगती या दिबांग घाटी बेटा कहां की है? अरुणाचल प्रदेश। कहां की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। युमथांग वैली बहुत इंपोर्टेंट है, सिक्किम की है। चुंबी वैली सिक्किम में ट्राई जंक्शन बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, कहां है बच्चे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में बात करूं, न्योरा वैली, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। न्योरा घाटी कहां है बच्चे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और बच्चे जुकोऊ घाटी, जुकोऊ नागालैंड की घाटी है, बड़ी इंपोर्टेंट है, एक आध बार इससे क्वेश्चन बना है, तो भैया नागालैंड। ये मैंने इंपोर्टेंट वैलीज बताई हैं जो बहुत पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना भाई। हाँ बच्चे, ये युमथांग घाटी 2021 में एसएससी जीडी ने भी पूछा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपोर्टेंट है भाई। तो जितनी भी मैंने आपको इंपोर्टेंट वैलीज बताई है, वैली मतलब बेटा दो पर्वतों के बीच में जो गड्ढा है, यू या वी शेप का, एक बार रिवाइज। मरखा नुब्रा शुरू लद्दाख की है, कश्मीर घाटी कश्मीर की है, किन्नौर कांगड़ा सांगला कुल्लू लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश, नेलांग जोहर शोर फूलों की घाटी दूनद्वार उत्तराखंड, चुंबी युमथांग घाटी, नाथांग घाटी सिक्किम, शंगती दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, न्योरा वैली वेस्ट बंगाल और जुकोऊ वैली नागालैंड की। ठीक है ना भाई। तो ये एग्जाम में बेटा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं कराने को वो सारी चीजें ऐसी पढ़ा दूं जो तुम्हें आती हो पहले से, लेकिन उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। एसएससी कहां से क्वेश्चन पूछती है वो सारी चीजें जानना जरूरी है। एक कह रहे हैं घाटी कैसे बनती है? बेटा एक परी आती है, परी ऊपर से आसमान से, पापा की परी, वो परी आती है, पर्वत से कहती है घाटी बना दूं, घाटी बना दूं, पर्वत कहता है बना दे, तो बन जाती है घाटी ऐसे ही। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, घाटी कैसे बनती है, बस ऐसी पापा की परी आती है बेटा, बना देती है घाटी। चलो भाई बहुत अच्छे, तो यहां तक बात समझ में आई है। देखो जो घाटी होती है ना बेटा, उसमें कुछ शहर बसा देते हैं। अब शहर देखो, ये कोई पर्वत है ऐसे, यहां समझो, पर्वत की चोटी पे कोई बेटा ऑक्सीजन की कमी है, वहां जाके थोड़ी रहेगा कोई, गांव यहां थोड़ी बसेगा। गांव कहां होते हैं, शहर कहां बसाए जाते हैं? घाटियों के अंदर। जैसे कि हरिद्वार घाटी में बसा हुआ है, पर्वत की चोटी पे नहीं है। तो पर्वतीय स्थानों में जो बेटा शहर बसाए जाते हैं
वो पर्वतों की चोटी पर नहीं होते, घाटियों में बसाए जाते हैं और ये बड़े इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। कुछ हिल स्टेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चे? हिल स्टेशन। आप कई बार जब आपका नया नया ब्याह होता है बच्चे, आप क्या करते हो? घूमने जाते हो, ठीक है ना, अपनी पत्नी के साथ। वैसे पत्नी के साथ भी ना जाओ तो मम्मी पापा ले जाते हैं बच्चों को घुमाने, मम्मी पापा जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। तो बेटा पूछ लेता है कुछ इंपोर्टेंट हिल स्टेशन मैं आपको बताऊंगा जो एसएससी पूछ लेती है, ठीक है ना भाई। पर्वतीय नगर जिन्हें कहोगे आप हिंदी में, पर्वतीय नगर, यानी कि पर्वतों के अंदर जो नगर बसाए गए हैं, ठीक है ना। घूमने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, आपने देखा होगा झरने गिर रहे हैं, आनंद आ रहा है, पूरा हरियाली हरियाली है। चलो भाई बहुत अच्छे। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है। पहले मैं बात करता हूं आपसे हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट हिल स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हिल स्टेशन है इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि बच्चे मैक्लोडगंज बच्चे एक हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, पूछा गया है एसएससी के द्वारा। मैक्लोडगंज। तो मैक्लोडगंज ऐसा ना है कोई बेटा ये डायनासोर का भैया है, ये जगह का नाम है मैक्लोडगंज, ठीक है ना। तो मैक्लोडगंज बच्चे हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है, लोग बाग घूमने जाते हैं। आपने सुना होगा कसौल के बारे में, तो कसौल हिल स्टेशन भी कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। आपने सुना होगा बच्चे कुल्लू मनाली, कि भैया कहां गए हैं? भैया कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। तो कुल्लू मनाली क्या है? एक पर्वतीय स्थल है जहां लोग एंजॉय करने जाते हैं बेटा, घूमने फिरने जाते हैं। शिमला का नाम आपने सुना होगा, कहां जा रहे हो जी? शिमला जा रहे हैं, शिमला घूमने, ठीक है ना बेटा। तो ये मैक्लोडगंज, कसौल, कुल्लू मनाली, शिमला, ठीक है ना भाई। डलहौजी का नाम आपने सुना होगा बच्चे, डलहौजी, वो वाले नहीं है डॉग डलहौजी वाले, ये बच्चे जो आपके डलहौजी है ये पर्यटक स्थल है। तो यहां हिस्ट्री मत लगाना अपनी, ठीक है ना भाई। डलहौजी हो गया। धर्मशाला भी कहां का है? हिमाचल प्रदेश का, धर्मशाला। तो धर्मशाला हिल स्टेशन भी कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ घूमने की जगह है, हिल स्टेशन है, ठीक है ना भाई। गुरुजी फिर इधर उधर कैसे जाते हैं? बेटा दर्रे होते हैं, दर्रे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि पर्वतों के बीच जो नेचुरल रास्ता होता है, नदियां काट देती हैं पर्वतों को तो दर्रा बन जाता है। जब पर्वतों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम दर्रे से होके जाते हैं, ठीक है ना भाई। चलो भाई, तो बात क्लियर है। मैक्लोडगंज, कसौल, कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ये पूछा गया है। जो नाम टेढ़ा सा लगे ना उसे जरूर याद करियो बेटा, अगर उसे याद ना करा तो फिर ये कहोगे ये तो गड़बड़ हो गई। अब अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के, कुछ उत्तराखंड के हिल स्टेशन कौन से हैं इंपोर्टेंट? उत्तराखंड के अंदर भी आपने सुना होगा हरिद्वार भी उत्तराखंड में है, आपने सुना होगा नैनीताल हो गया। तो रानी खेत का नाम भी आपने सुना होगा, रानी खेत बेटा जगह का नाम है, हिल स्टेशन है, किसी रानी का खेत नहीं है। मसूरी का नाम आपने सुना होगा, मसूरी। हरिद्वार, ऋषिकेश बेटा कहां है ये तो जानते ही उत्तराखंड में, मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। अल्मोड़ा का नाम सुना होगा, अल्मोड़ा जिला भी है, हिल स्टेशन है अल्मोड़ा उत्तराखंड का। और मैं बात करूं आपसे नैनीताल, कहां जा रहे हो जी घूमने? नैनीताल जा रहे हैं भाई घूमने, समझ लो ना, ऐसी बातें सुनी होंगी। तो रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल कहां के हैं? ये बच्चे उत्तराखंड के हिल स्टेशन है, घूमने की जगह है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, दार्जिलिंग की पहाड़ियों का नाम सुना होगा आपने, दार्जिलिंग की पहाड़ी बहुत फेमस है, पश्चिम बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का, ठीक है ना भाई। कौन कौन से इंपोर्टेंट है? तो बच्चे एक तो है कलिम्पोंग, क्या नाम है? कलिम्पोंग, बेटा ऐसे ही पूछेगा कलिम्पोंग कहां का हिल स्टेशन है, साधारण नहीं पूछता है। अब कलिम्पोंग कहां का हिल स्टेशन है? पश्चिम बंगाल का बच्चे, कहां का है? पश्चिम बंगाल का। बहुत गजब कर दिया जी गुरुजी। आगे बात करूं बच्चे, एक और है दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी भी कहां है? यही तो वेस्ट बंगाल की हिल स्टेशन है। और बच्चे एक है आपका पोलिंग हिल स्टेशन, पोलिंग हिल स्टेशन कहां का? एग्जाम में अगर पूछे पोलिंग,
भैया पहले राज्य ही लिख दें, सिक्किम का है पोलिंग। सिक्किम का हिल स्टेशन है बच्चे, सिक्किम राज्य में है पोलिंग हिल स्टेशन, पोलिंग, ठीक है ना भाई। पोलिंग हिल स्टेशन कहां का है? सिक्किम का। तो ये सारे ध्यान रखने, ऐसा नहीं कि किताब में ही छपे रहे, हालांकि ऐसे याद हो जाएंगे, एक आध नाम ही टेढ़ा है, बाकी तो बड़े आसान है, ठीक है ना भाई। हरिद्वार में पुण्य आत्मा घूमती हैं। बेटा मैं तांत्रिक नहीं हूं, ना मेरा आत्माओं से कभी मिलन हुआ है, और ऐसी चीजों से तो मैं दूर से ही हाथ जोड़ लूं जो दिखाई ना देती है। मैं तो बच्चे बहुत डरूं आत्मा वात्माओं से, तो ऐसी बात मत किया करो, मैं कभी भूत वूत की मूवी भी नहीं देखता हूं, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। चलो भाई, सिक्किम का समझ में आ गया आपको। पासीघाट और बॉमडिला दो अरुणाचल प्रदेश की हैं, तो दो और लिख लेना इसी में। पासीघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश के कौन से इंपोर्टेंट हिल स्टेशन है? एक का नाम है बच्चे पासीघाट, पासीघाट, पासीघाट हिल स्टेशन कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। और बच्चे यहीं का है बॉमडिला हिल स्टेशन, बॉमडिला, बॉमडिला और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। पोलिंग हिल स्टेशन सिक्किम का है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग, उत्तराखंड के रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज, कसौल, कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला। तो अगर आपकी पत्नी, जैसे भैया आपकी कोई तो पत्नी होगी, शादी होगी एक दिन, तो कल को कहने लगी मुझे तो जाना है मैक्लोडगंज, आप कहोगे ये पता ना कौन से गंज जाने की कह रही है। तो बेटा ज्योग्राफी में घूमने फिरने की जगहों के बारे में पता चलती है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप समझा करें। तो बात समझ में आ रही है। एक कह रहे हैं आदमी होकर डरते हो। बेटा ये भूत वूत जो होते हैं ना, ये आदमी औरत नहीं देखते ठीक है ना, ये किसी को भी तोड़ फोड़ कर दे में, तो इस मारे ऐसी चीजों से दूर से ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। एक कह रहे बॉम्बडिला तो दर्रा है, बेटा दर्रा भी है, ठीक है ना। जैसे कि पीर पंजाल दर्रा भी है और पीर पंजाल पर्वत भी है, तो एक नाम की दो चीज हो सकती है, ठीक है ना। हमारे गांव में कल्लू भैंसे का भी नाम है, एक आदमी का नाम भी कल्लू है, तो मतलब दो चीजें एक नाम की हो सकती हैं, क्या बुराई है उसमें, ठीक है ना। तो ये हमने अभी आपको दर्रा नहीं बताया है, अभी स्थान का नाम बताया। दर्रा पढ़ेंगे तो बॉम्बडिला दर्रा बताएंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलो भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गजब की बात कर दी। तो बेटा ये तो हमने हिमालय के जो हिल स्टेशन वगैरह थे वो देख लिए हैं। अब बात करेंगे बच्चे हम, जब उत्तर के पर्वत हमारे खत्म हो जाते हैं, थोड़ा सा एक बार नजर मार लें, छोटी सी, याद आ जाएंगी सारी चीजें आपको। जब आप भारत के जस्ट नॉर्थ साइड में जाते हो, उत्तर में जाते हो, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत थे। फिर आपका बच्चे महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, शिवालिक इनमें सबसे जवान है। ये तीनों हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जब आप यहां से थोड़ा सा नीचे चलोगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये वाला पूरा क्षेत्र, यहां पर बच्चे मैदानी मैदान भरे पड़े हैं। क्या भरा पड़ा है बच्चे? मैदान भरे पड़े हैं, पूरे क्षेत्र में मैदानी मैदान है। मैदान क्या है? नदियां क्या करती हैं बेटा, जो पर्वत है ना उन्हें काट पीट करके अपने साथ मिट्टी विट्टी ले आती हैं और मिट्टी को इस क्षेत्र में जमा कर दिया है, जिससे कि मैदान बन गए। इन्हें बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पर्वत उत्तर के खत्म हो गए, फिर आते हैं आपके उत्तर के मैदान, ठीक है ना भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान। थोड़ा सा यहां समझोगे मैदानों के बारे में। उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर मैं बात करूं बच्चे इन मैदानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन का मतलब बेटा मैदान बने कैसे हैं, फॉर्मेशन, ठीक है ना भाई, निर्माण कैसे हुआ है इनका। तो इन मैदानों का निर्माण जो हुआ है नदियों के जमा किए गए अवसाद द्वारा। अवसाद क्या होता है बेटा? नदी, कोई भैंस मर गई, भैंस को ढुलाई, ठीक है ना। कोई बच्चे पेड़ टूट गया, पेड़ को ले आई, पहाड़ को काट के चट्टानों को ले आई, उन सब चीजों को यहां जमा कर दिया है, डिपोजिट कर दिया है। तो सेडिमेंट के डिपोजिशन से फॉर्मेशन हुआ है प्लेन्स का। तो ये मैदान बने कैसे हैं मेरे प्यारे कबूतरों? तो ये मैदानों का जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा जमा किए गए, जमा किए गए अवसाद से। अवसाद मतलब सेडिमेंट,
तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट के द्वारा इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना भाई। अब कौन कौन सी नदियां हैं जिन्होंने अपने अवसाद जमा किए हैं? तो इसमें से मुख्य नदियां हैं जैसे कि सिंधु हो गई, सिंधु नदी हो गई, गंगा हो गई, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो ये तो बड़ी बड़ी नदी हैं, इनकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो इन नदियों के द्वारा सेडिमेंट जमा किए गए, जैसे कि आप देखते हो ना, यहां से जाती है सिंधु नदी ऐसे करके, तो सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज, ठीक है ना, इधर से भी आती हैं, स्पीति नदी, ये नदी, वो नदी, ऐसे करके। यहां से जाती है ऐसे गंगा नदी, गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदी हैं, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां ऐसे ऐसे। तो ये पूरे क्षेत्र में नदियां इन पहाड़ों वहाड़ों को काट के लाके यहां पे मिट्टी जमा कर दी है। बात क्लियर है? बहुत ही बढ़िया बेटा। चट्टान क्या मतलब? ऐसा का मतलब 5 किलोमीटर लंबी चट्टान को ले जाएंगी नदी। देखो भाई, जैसे कि आप कहते हो ना कि रस्सी से पत्थर में भी क्या पड़ सकता है, यानी कि दरार पड़ जाती है, पत्थर भी कट जाता है। इसी प्रकार आप देखते हो, अगर कभी पहाड़ी क्षेत्र में हरिद्वार वगैरह गए हो, आप ऋषिकेश वगैरह गए हो, तो वहां देखा होगा नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर ले आती हैं, ठीक है ना। तो पत्थर, जहां नदी के पानी का स्पीड तेज होगा वहां पर पत्थर लेके जाएगी। अब देखो, यहां थोड़ी सी बात आपको समझनी है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। ये जो आपके उत्तर के मैदान हैं, जो आपके बने हैं बच्चे, किससे? नदियों के अवसाद से। इनके 4 प्रकार हैं, इनके 4 भाग हैं, ठीक है ना भाई। 4 भाग में इन्हें विभाजित किया जाता है, 4 पार्ट में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। इसकी ट्रिक जो होती है, ट्रिक लिख लोगे एक बार, क्या ट्रिक है, कौन कौन से 4 भाग हैं? तो एक है बच्चे ट्रिक हमारी, भात खाबो। भात खाबो, भात का मतलब होता है चावल। जो बिहार वाले लोग हैं वो भात बोलते हैं चावल को या खाने को। तो भात खाओ आप, आज मैं तुम्हें चावल खवाऊंगा। भा से बनता है बच्चे भाबर। तो भाबर हिंदी में भी भाबर है और अंग्रेजी में भी। ता से बनता है बच्चे तराई। भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बच्चे खादर, और खादर के बाद बनता है बच्चे बा से बांगर। तो उत्तर के मैदानों को 4 भाग में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 खादर, और नंबर 4 बच्चे बांगर। समझ में आ रहा है ना? सर आप तो घोस्ट से डरते, डर लगता है। अरे बेटा, मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अब मतलब मैं घोस्ट का काम करना शुरू कर दूं, आत्माओं से बात करे करूं, या तुम्हें पढ़ाऊं मैं? तो बेटा मुझसे आत्माओं से बात नहीं होगी, मैं आपसे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? भात खाबो, भाबर, तराई, बांगर, खद्दर, ये 4 प्रकार के मैदान हैं। जो आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर के लोग, किला परिचितगढ़ और इधर साइड से बिलोंग करते होंगे, वो खादर को जानते होंगे, ठीक है ना। खादर क्या होता है, तो सारी चीजों को समझाऊंगा मैं आपको कि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड क्यों है मैदान। तो यहां चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। चलो भाई, देखो भाई, मैंने शिवालिक पर्वत निकाल के ना यहां से यहां रख दिया है। यहां ये शिवालिक पर्वत है, ये शिवालिक है। चचा शिवालिक हैं हमारे। कौन है बच्चे? शिवालिक रेंज, शिवालिक, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, बहुत सारी नदियां आती हैं ऊपर से बह के शिवालिक से, जैसे कि आप देखते हो ना, ऋषिकेश, हरिद्वार सब क्या है? शिवालिक पर्वत में ऊपर से आ रही है नदियां बह के, बहुत सारी नदियां, ये नदियां आ रही हैं, रिवर्स हैं बच्चे। नदियां जब आती हैं पहाड़ों में बहुत तेज गति से बहती हैं, बहुत तीव्र गति से, और अपने साथ काटकर बड़े बड़े पत्थर ले आती हैं, पत्थरों को जमा कर देती हैं, ठीक है ना भाई। अब एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। नीचे की साइड कौन सी होती है बेटा? साउथ। अब मैं कहूं आपसे कि शिवालिक के नॉर्थ में कौन होगा, तो बेटा शिवालिक के नॉर्थ में कौन सा पर्वत होगा? आप सभी जानते हो, शिवालिक के उत्तर में जो पर्वत होगा बेटा, उसे लेसर हिमालयाज कहते हैं, लघु हिमालय होगा, लघु हिमालय। और बच्चे लघु हिमालय के भी नॉर्थ में जाओगे आप तो ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, क्योंकि हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हमें जाना है साउथ की तरफ, ठीक है ना भाई। तो यहां देख रहे हो आप,
मोटे मोटे पत्थर जमा कर दिए, नदियां बहा के मोटे मोटे। अगर आप कभी गए हो ऋषिकेश वगैरह तो वो बच्चे जानते होंगे कि ऋषिकेश में, हरिद्वार में गंगा नदी बहुत तेज गति से बहती है। पहाड़ों में नदियां बच्चे तेज गति से बहती हैं। बात क्लियर है? तो जैसे ही आप शिवालिक के दक्षिण में आते हो तो यहां पर मोटे मोटे पत्थरों का एक एरिया देखने को मिलता है। इस मोटे मोटे पत्थर वाले क्षेत्र को ही हम बच्चे किस नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र है? भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र। भाबर है ये, भाबर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? शिवालिक के जस्ट दक्षिण में उबड़ खाबड़ पथरीला क्षेत्र पाया जाता है, जहां मोटे मोटे पत्थर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाबर। तो शिवालिक के जस्ट साउथ वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए भाबर। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है ना भाई? तो भाबर क्षेत्र के बारे में कुछ बात यहां मैं नोट कराऊंगा कि भाबर शिवालिक के दक्षिण में है, पहली चीज। शिवालिक के साउथ में है, शिवालिक के दक्षिण में है। मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, पत्थरों की अधिकता। ठीक है ना भाई? यहां पर पत्थरों की, नदियां पत्थर ले आती हैं मोटे मोटे, पत्थरों की अधिकता होती है, अधिकता। ठीक है ना भाई? पत्थर अधिक देखने को मिलते हैं। क्या पत्थरों के अंदर कृषि की जा सकती है? तो ये जमीन एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, कृषि नहीं होती। तो यहां भाबर क्षेत्र में कृषि के लायक जमीन नहीं है, एग्रीकल्चर की फ्रेंडली आपका यहां पर नहीं मिलेगी जमीन, क्योंकि पत्थर ज्यादा हैं। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज और जो इंपोर्टेंट है, किसके बारे में? भाबर के बारे में। यहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है ना भाई? क्या हो जाता है बच्चे? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। आप कहोगे गुरुजी नदियां कैसे विलुप्त हो जाती हैं? अभी बताएंगे कैसे होता है ऐसा। नदियां विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि नदियां क्या करती हैं बच्चे? पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। यानी कि नदियों के विलुप्त होने का मतलब क्या है? कि नदियां पत्थरों के नीचे से बहने लगती है और पत्थर ऊपर रह जाते हैं। ठीक है ना भाई? बात क्लियर है? गजब, बहुत अच्छे। प्रगति गुप्ता, आई लव यू बच्चा, बहुत बढ़िया, गजब कर रहे हो। ठीक है ना भाई? एक कह रहे हैं पत्थरों के नीचे नदी बहती है, ऐसा कैसे? बच्चे देखो, अगर आप पत्थर के ऊपर पत्थर रखोगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पत्थरों की एक स्पेशल स्पेसिफिक शेप होती है। तो पत्थरों की कोई स्पेशल शेप नहीं होती कि आपने ईंट पे ईंट रख के बेटा घर चिन रहे हो आप। पत्थर है, एक कहीं पड़ा है कहीं पड़ा है, तो पत्थरों के बीच में गैप रह जाता है, गैप। तो जब पत्थरों के बीच में गैप होगा तो नदियां पत्थरों के नीचे से निकल जाएंगी। ठीक है ना भाई? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, यही कारण है। एक बार बंद हो गया, देख लेना। ठीक है ना? नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, नदियां पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। लेकिन बच्चे, नदी का पानी केवल पहाड़ों में ही तेज गति से बहता है, इसलिए बड़े बड़े पत्थर ले आती हैं। लेकिन ज्यादा दूर तक इन पत्थरों को ये अपने साथ बहाकर नहीं ला पाती हैं। तो जैसे ही आप बच्चे हरिद्वार से आगे बढ़ोगे तो बच्चे पत्थर जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो बड़े बड़े पत्थर केवल आपको हरिद्वार तक ही देखने को मिलेंगे, उससे आगे देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि ज्यादा दूर तक नदियां, क्योंकि फिर मैदान आ जाते हैं, मैदानों में नदियां ज्यादा तीव्र गति से नहीं बहती हैं, क्योंकि ढलान खत्म हो जाता है, स्लोप। तो यहां समझो अब बात। भाबर के बाद जो क्षेत्र पड़ता है बेटा, भाबर के दक्षिण में बेटा, साउथ नीचे होगा, ये जो क्षेत्र है जहां छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के से, इसे कहते हैं बेटा आपके तराई क्षेत्र। तराई, तराई। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, तराई किसके दक्षिण में है? तो बेटा भाबर के जस्ट साउथ में। तो तराई क्षेत्र कहां पड़ता है? भाबर के दक्षिण में। तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है बेटा आपका तराई क्षेत्र, दक्षिण में। यहां खास बात क्या है तराई क्षेत्र के अंदर? तो बेटा तराई के अंदर बहुत सारी, ये समतल जमीन है, ये तो उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन थी, ये समतल है, लेकिन नमी पाई जाती है, इसमें मॉइस्चर पाया जाता है। और नदियां जो यहां गायब हो गई थी ना बेटा, वो दोबारा से बाहर, आइस पाइस खेल रही थी नदियां, वो दोबारा निकल आती हैं, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर थे, दुबक गई थी नदियां। यहां बेटा फिर से बाहर निकल आई हैं नदियां। बात समझ में आ रहा है? चलो
बेटा जो भाबर की चौड़ाई होती है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर होती है, एवरेज, औसतन। हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती ये सारी चीजें, तो जो नहीं पूछता है उन चीजों पे डिस्कस करके मैं फालतू की चीजें आपको नोट कराऊं, उनसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना भाई। तो भाबर के दक्षिण में मिलता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है बेटा वो समतल है, समतल प्लेन है, समतल जमीन है, ये समतल है। साथ के साथ बच्चे नमी युक्त भूमि है, नम भूमि है। नम मतलब मॉइस्चर्ड, ठीक है ना भाई, यानी कि गीली गीली रहती है, गीली गीली। तो अगर आप बच्चे मुजफ्फरनगर साइड रहते हो तो बच्चे आप किस में रहते हो, तराई क्षेत्र में रहते हो। ठीक है ना भाई। नदियां यहां पर क्या है बेटा, पुनः बाहर निकल आती हैं, जो डुबकी मार गई थी, आइस पाइस खेल रही थी, नदियां बाहर निकल आती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो कहां से, जो पत्थरों के बीच दुबक गई थी, नदियां बाहर निकल आती हैं। कहां पर बच्चे, तराई क्षेत्र में। यहां पर खेती की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, और खेती में मुख्य रूप से, खेती में मुख्य रूप से यहां पर गन्ना और धान उगाया जाता है, गन्ना और धान उगाते हैं। आपने सुना होगा बिल्कुल कि बड़ौत, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये ऐसे जिले हैं यूपी के जहां गन्ना बहुत तबीयत से उगाया जाता है। तो बेटा यहां पर गन्ना और धान की खेती होती है, क्योंकि यहां की जमीन कैसी है, मॉइस्चर युक्त है, नमी वाली है, गीली गीली रहती है, यानी कि यहां ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है यहां तक? तो क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भाबर के दक्षिण में तराई मिलता है, और बच्चे तराई के उत्तर में भाबर है, और भाबर के उत्तर में शिवालिक है। बात क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छे। यहां पर नदियां बाहर निकल आई हैं, एग्रीकल्चर की जा सकती है, गन्ना और बच्चे सुगर केन और पैडी की खेती की जाती है, नदियां बाहर निकल आती हैं। यहां नदियां पत्थरों के बीच लुक्का छुपी खेल रही थी। तो ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, भाबर भी और तराई भी। अब इससे आगे चलते हैं। बेटा नदी जा रही है बाहर, नदी जा रही है आगे बढ़ के। अब नदी तो जाएगी, नदी हमारी थोड़ी ना मानेगी कि नदी से हम कह दें कि मत बहा, बहेगी वो तो। बेटा नदी जा रही है आगे, ऐसे एंजॉय करते हो। कोई भी नदी ले लो आप, कोई भी, A to Z कोई भी नदी है। तो नदी में जब वर्षा होती है बेटा, वैसे सामान्य स्थिति तो मानो नदी की ये है, लेकिन कभी कई बार क्या होता है, जब वर्षा होती है ना, नदी बाढ़ ले आती है। तो यहां तक मानो कि इतना क्षेत्र नदी बाढ़ ले आई, बाढ़ का मतलब फ्लड। तो बेटा जहां तक नदी के बाढ़ का पानी जाएगा, वहां कैसी मिट्टी जमा हो जाएगी, उस क्षेत्र में नई मिट्टी जमा हो जाएगी, नई मिट्टी को जमा कर देगी नदी। तो नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता है ना, वहां हर साल नदी बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी जमा करती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा खादर क्षेत्र, खादर, फ्लड एरिया, बाढ़ वाला क्षेत्र। तो जहां तक नदी के पानी पहुंचता है, तो नदी का पानी एक लिमिटेड दूरी तक पहुंचेगा। आपने देखा होगा बिहार की कोसी नदी हर साल बाढ़ लेके आती है, फ्लड लेके आती है बेटा। तो ये जो क्षेत्र है, नदी के आसपास वाला क्षेत्र जो होता है दोनों साइड में, यानी कि नदी के बाढ़ वाला क्षेत्र, फ्लड एरिया, ठीक है ना भाई। नदी का ये कौन सा है बच्चे, बाढ़ वाला क्षेत्र, बाढ़ वाला क्षेत्र, बाढ़ वाला क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जहां नदी हर साल बाढ़ लेके आती है। तो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में नदी हर साल नई मिट्टी जमा करती है, नई मिट्टी द्वारा इसका निर्माण हुआ है, नई जलोढ़ द्वारा निर्माण। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है न्यू एलुवियल सॉइल से, तो फॉर्म्ड बाय न्यू एलुवियल सॉइल। और बच्चे ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस बाढ़ वाले क्षेत्र को ही खादर कहा जाता है, खादर, खादर। खादर क्षेत्र बेटा हर साल नई मिट्टी जमा होती है, क्योंकि नदियां हर साल यहां पर बाढ़ लेके आती हैं। यह सर्वाधिक उपजाऊ है, मोस्ट फर्टाइल रीजन, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। यानी कि इन चारों के अंदर, ठीक है ना, इन चारों के अंदर, इन चारों में सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया कौन सा है, तब आपका आंसर आएगा खादर। ठीक है ना भाई। तो खादर बेटा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
कि न्यू एलुवियल सॉइल, नई जलोढ़ मिट्टी से बने हुए क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो बेटा जो नई मिट्टी से बना है, हर साल नई मिट्टी जमा होती है, उसे हम खादर कहते हैं। ठीक है ना भाई? पत्थरों के नीचे नदी बहती है तो उनकी आवाज को क्या कहते हैं? ओ बेटा, बेटा नदी कोई ऐसा थोड़ी पुकारेंगी, मैं हूं शीला, मैं हूं रामवती, बेटा नदी कोई ऐसा आवाज दे? मैं आपका अगर कोई क्वेश्चन है, जायज क्वेश्चन है, तो आप मुझे भेजिएगा। डाउट ग्रुप में मुझे क्वेश्चन नहीं मिलता। अब उसके दो ही कारण हो सकते हैं, कि या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, या फिर बेटा आप पढ़ते नहीं हो। तो दो ही कारण है कि अगर आपका कोई भी डाउट नहीं है, इसके दो कारण हैं कि या तो आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, या फिर बच्चे मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, या फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। तो अब आपको पता होगा। एक कह रहे हैं सर इतना डीपली पूछेगा क्या? बेटा डीपली कौन सा, नदी की आवाज थोड़ी सा निकालनी है तुम्हें। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, नदी की जो बाढ़ का पानी है वो एक लिमिटेड दूरी तक ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहीं तक जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हर जगह बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा। तो ये जो एरिया है जहां तक नदी का बाढ़ का पानी नहीं जाता है, यहां पहले कभी जाता होगा, पहले कभी जाता होगा। आपने देखा है ना, मिट्टी जब एक बार कहीं जमा हो जाती है और वहां टीला टाइप बन जाता है, ऊंचा क्षेत्र, तो बेटा ये ना, ये खादर की अपेक्षा ऊंचा है, इसलिए पानी नहीं पहुंचता है। तो नदी के आसपास एक सीमित दूरी तक तो पानी जाता है बाढ़ का, और नहीं जाता है फिर यहां आगे। तो ये जो एरिया मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये वो क्षेत्र है, यानी कि जहां बाढ़ का पानी, फ्लड का पानी नहीं पहुंचता है। तो ये नो फ्लड एरिया, बिना बाढ़ का क्षेत्र, बिना बाढ़ का क्षेत्र, यानी कि जहां पर बाढ़ नहीं आती, बिना बाढ़ का क्षेत्र। बिना बाढ़ का क्षेत्र कैसा है? यहां पहले कभी आई होगी बाढ़, लेकिन अब नहीं आई है हाल फिलहाल में। तो बिना बाढ़ वाला क्षेत्र जो है बच्चे, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। सॉरी, पांगर के नाम से जानते हैं। पांगर, भाबर तो पहले पढ़ा दिया है मैंने। बांगर कहते हैं इसे बच्चे। बांगर का जो निर्माण हुआ है, देखो खादर बना है नई मिट्टी से, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। ये बांगर बना है पुरानी मिट्टी से। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है, वो ओल्ड एलुवियल सॉइल से हुआ है। तो इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से ये बना हुआ है, ध्यान रखना है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल से इसका फॉर्मेशन हुआ है, किसका बच्चे? यानी कि आपके बांगर क्षेत्र का। बात क्लियर है? भैया जी रेड ब्लू और काली ब्लू, रेड ब्लू और काली ब्लू, बेटा क्या चीज बना रहे हो आप रेड ब्लू और काली ब्लू? अगर मिट्टी की बात कर रहे हो तो काली मिट्टी लावा से बनती है, मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें। रेड मिट्टी जो होती है बच्चे आपकी, वो भी चट्टानों के अपक्षय, मिट्टी का निर्माण ही चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो ये चार प्रकार की आपके उत्तर के मैदान थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। बात क्लियर है? अब बात करें बच्चे आपसे यहां इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल को बच्चे आप रेगिस्तान भी कहते हो, वैसे सरल भाषा में कई बार सुना होगा रेगिस्तान। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बेटा रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान या डेजर्ट वह क्षेत्र होता है बच्चे जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल अगर मिनिमम 50 सेंटीमीटर है तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं, यानी कि कम वर्षा वाला स्थान, यानी कि जहां पर बहुत कम वर्षा हो उसे हम डेजर्ट या रेगिस्तान कहते हैं। अब रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ऐसा होता है जो ठंडा रेगिस्तान है, जैसे कि लेह लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है, और थार का मरुस्थल गर्म रेगिस्तान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी।
ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? बेटा अपने आमिर शेख जितने भी डाउट हुआ करें ना, एक बार आप सारे डाउट लिख के ना एक बार में सेंड कर दिया करो। चलो तो 2 लाइन सुन लो। जो मुस्का सॉरी जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उस दिए में उजाला होगा। ठीक है ना भाई, तो आप सभी दिए हो और आपको उजाला करना है कहां? अपने घर में। तो बेटा जलना तो पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ इधर। भैया जी गंगा, बेटा गंगा के ही मैदान है, मैं पढ़ा दूंगा सारी चीजें, आप परेशान क्यों हो रहे हो? बिल्कुल परेशान मत हो। अब देखो यहां देखोगे आप, ये हमारा इंडिया है बच्चे, ठीक है ना, ये हमारा भारत है। भारत में मैंने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है आपका अरावली पर्वत के पश्चिम में, यहां अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिम में यहां पर पूरा क्षेत्र जहां पर बेटा 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। ठीक है ना भाई, ये इंडिया के साथ साथ बेटा पाकिस्तान में भी आता है इसका क्षेत्र। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह फैला हुआ है। ठीक है ना भाई, तो ये ध्यान रखना है। तो भारत में कौन सा रेगिस्तान है? आपका आंसर आना चाहिए थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि थार का मरुस्थल किस पर्वत के पश्चिम में है? थार का मरुस्थल किस पर्वत के पश्चिम में है? बेटा अरावली पर्वत के पश्चिम में। अरावली पर्वत का ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो थार का मरुस्थल बेटा किस पर्वत के पश्चिम में है और थार का मरुस्थल कैसा है? तो आपका आंसर आना चाहिए ये हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। तो गर्म मरुस्थल में रेत मिलता है, ठंडे मरुस्थल में बर्फ मिलती है। ये किस पर्वत के पश्चिम में? अरावली के पश्चिम में। अरावली के, अरावली के पश्चिम में है, अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। और इसका विस्तार कहां कहां है बेटा? तो इसका विस्तार राजस्थान, मुख्य रूप से तो राजस्थान में ही है, राजस्थान में, ठीक है ना भाई, और साथ के साथ पाकिस्तान में भी है। तो भारत के राजस्थान में और बाकी पाकिस्तान में, ठीक है ना भाई, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया अब। तो इतनी चीजें जाननी है बस। थार का डेजर्ट आपका अरावली के पश्चिम में राजस्थान के अंदर स्थित है। और इस मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है जो इस मरुस्थल में बहती है, प्रमुख नदी, मेजर रिवर। एग्जाम में पूछी गई है कि थार के मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी या फिर सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो आंसर आएगा लूनी नदी। मैं पढ़ाऊंगा नदी आपको, लेकिन यहां मरुस्थल बता रहा हूं तो मैंने आपको बता दी है लूनी। कई बार इसे राजस्थानी लोग लूनी कहते हैं, लूनी। ठीक है ना भाई, चलो भाई, बहुत गजब। हिमांशु राम जाकर, ये हैं राजस्थान के महारो प्यारो। राजस्थान भैया थारो नहीं है, वो महारो भी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कभी भी हाँ अपने राज्य से प्रेम होता है, ये सच्चाई वाली बात है कि अपने राज्य का कोई मिल जाए, मतलब जहां विदेश में आप कहीं जाओगे कोई भारत से मिल जाए, ओ हो भारतीय है। कहीं बाहर गए कोई राजस्थान का मिल गया आपको, यूपी का मिल गया, ओह यूपी से हो आप। तो आपका जिले का कोई मिल जाए, आप कहीं बाहर घूमने, अच्छा वहां से हो आप, गाजियाबाद से हो आप। तो इस तरीके से हमारे विचार व्यक्त होते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है हमें भी। बहुत बढ़िया, गजब एकदम। तो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चे। इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे या मेजर रिवर पूछे तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है, और लूनी एक इंपोर्टेंट रिवर है, ध्यान रखिएगा बच्चे। बहुत अच्छे, तो आप सभी बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं मेरे। अब इधर सुन लो, अगर प्यारे हो तो दुलारे हो, और मैं कूट भी देता हूं बेटा। जब प्यार ज्यादा बढ़ जाए तो फिर कुटाई होती रहनी चाहिए समय समय पे। अब बात करते हैं, देखो हमने सारी चीजें पढ़ ली, नंबर 4 पे आ जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इसे कहते हैं अंग्रेजी में पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो पहले मतलब समझो कि ये प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है।
प्रायद्वीप का मतलब क्या है? देखो यहां समझोगे आप, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिणी हिस्सा, ये वाला भाग भारत का दक्षिण वाला, ये तीन ओर से पानी से घिरा है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और इधर बच्चे आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। यानी कि ये भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा, ये तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो जमीन का ऐसा हिस्सा, पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड, यानी कि जमीन का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे बच्चे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से जल से घिरा भूभाग, भूभाग मतलब पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा। तो जमीनी तो है इंडिया, साउथ इंडिया जो है हमारा जमीनी तो है, तीन ओर से पानी से घिरा है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीन ओर से जल से घिरा, जल से घिरा भूभाग। भूभाग मतलब बच्चे पार्ट ऑफ लैंड, जो तीन साइड से पानी से कवर्ड हो। ठीक है ना भाई? तो उसे तो कहते हैं प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप, पेनिनसुला या पेनिनसुलर। और ये बच्चे प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जमीन से ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर से फ्लैट हो, फ्लैट, जैसे कि आपने रूम में टेबल डाल दी है, ऊपर से समतल हो। तो जमीन से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर से समतल हो, ऊपर से फ्लैट हो, उसे हम बच्चे प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है ना भाई? प्लेट्यू कहते हैं, पठार कहते हैं। तो पठार में और पर्वत में अंतर भी बताया था। तो जो दक्षिण का भारत है, दक्षिण भारत है, जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया जो हमारा दक्षिण भारत है, ये बेटा भारत की सभी फिजिकल स्ट्रक्चर में, चाहे मैं मैदानों की बात करूं, पर्वतों की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, पहाड़ों की बात करूं, पहाड़ी की बात करूं, उन सभी में दक्षिण भारत सबसे पुराना है, क्योंकि यही हिस्सा तो गोंडवाना लैंड से टूट के आया था और ये तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो हम साउथ इंडिया को ही, दक्षिण भारत को ही पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है ना भाई? बेटा दोआब, कल्लर, ये सारी चीजें आएंगे। दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग दोआब क्षेत्र को। कल्लर बोलते हैं जो बेकार जमीन हो, अनुपजाऊ जमीन हो, उसे रेह या कल्लर कहा जाता है। सभी चीजों का एक समय आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। आप बीच में पूछ पूछ के मुझे डिस्टर्ब करोगे बेटा, मुझे तो रट रही है सारी चीजें, अब आपको सीखनी है। मैं आपको कैसे सिखा पाता हूं वो चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे सीखने का प्रयास करो। अब देखो, अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर प्लेट्यू को, तो ये दक्षिण भारत जो है बच्चे, उसे ही प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब तीन ओर से, यानी कि जल से घिरा, पानी से घिरा हुआ भूभाग। अगर बेटा कोई जमीन का टुकड़ा चारों ओर से पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप या फिर महाद्वीप कहते हैं बच्चे। लेकिन यहां प्रायद्वीप की बात आए तो तीन ओर से पानी से घिरा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, तो हमारा जो दक्षिण भारत है किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको ये बात मैंने पहले ही बताई थी जब ओरिजिन ऑफ हिमालय मैंने आपको बताया। साथ के साथ बच्चे, यह सबसे पुराना है, जो हमारा दक्षिण भारत है ना, पेनिनसुलर इंडिया है, ये भारत में सबसे पुराना भाग है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे ओल्ड है बच्चे, सबसे पुराना है। यानी कि मैदानों में, पर्वतों में सबसे पुराना कौन है? यही, क्योंकि ये कहां से टूट के आया? गोंडवाना लैंड से टूट के आया, तो सबसे पुराना है। ठीक है ना भाई? बात क्लियर है? अब देखो, यहां चीजें थोड़ी सी समझनी है कि हम जब भारत के बारे में, यानी कि दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। तो आज मैं सिर्फ बताए दे रहा हूं और कल मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अपनी कॉपी में एक आपको छोटा सा मैप बना लेना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो आप सभी, ये 5 मिनट का काम भी नहीं है, इस काम को आप कर लीजिएगा, और आप अगर एक बार कर लोगे तो पता चल जाएगा हमें कि क्या क्या चीजें हमें जाननी है। ठीक है ना भाई? सबसे पहले बात करूं तो बेटा, यहां एक पर्वत है जिसको बोलते हैं आपका, ये पर्वत है अरावली।
अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत पढ़ना है हमें, ठीक है ना। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहां पर एक पर्वत मिलता है जिसे विंध्यान माउंटेन या विंध्यांचल पर्वत कहते हैं। तो ये वाला पर्वत आ जाएगा नंबर 2 पे, जिसे बोलते हैं विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के नीचे जाओगे बच्चे, एक टूटा फूटा 3 भागों में एक पर्वत मिलेगा जिसे बोलते हैं सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। यहां पर बच्चे एक पर्वत मान लो, नहीं पठार मानोगे आप उसे, यहां पर एक पठार पड़ता है इस क्षेत्र में, जिसे बोलते हैं बच्चे हम सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, जिसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सारे पठार आते हैं। तो ये है आपका, इसे बोलते हैं बच्चे सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। समझाऊंगा, एक एक बात समझ में आएगी। इसके थोड़ा सा और पूर्व में जाओगे यहां आप, तो एक पठार और देखने को मिलता है यहां पे, जिसे बोलते हैं CN, छोटा नागपुर का पठार। तो ये है बच्चे आपका CN का मतलब है छोटा, C फॉर छोटा, N फॉर नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। तो जहां भी मैं CN लिखूं तो आपका आंसर आना चाहिए छोटा नागपुर कह रहे हैं गुरुजी, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार है या सहारा? बेटा ना तुम्हारा ना हमारा, सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है, अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट है, वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा पूछे। बात समझ आ रही है। यहां थोड़ा सा समझोगे आप, ये है आपका छोटे नागपुर का पठार। यहां एक पर्वत है जिसे बोलते हैं बच्चे पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट, पश्चिम की ओर है तो इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। एक पर्वत बेटा यहां पे है, इधर आ जाओगे थोड़ा सा, इसे बोलते हैं आपका पूर्वी घाट पर्वत, ईस्टर्न घाट माउंटेन, पूर्वी घाट पर्वत। ये सारे पढ़ने हैं हमें, कल ही पढ़ मारेंगे सारों को हम, जो एक भी नहीं छोड़े हम। जहां ये दोनों मिलते हैं बेटा, दोनों जहां मिलते हैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, वहां पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे भी छोटी छोटी सी एक दो पहाड़ी हैं, वो मैं तभी बताऊंगा, जिसमें अन्नाई मल्लाई हो गई, आपका कार्डरमम हिल्स हो गई, पालनी की पहाड़ी हो गई, बड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना भाई। और यहां जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों इधर वाली साइड में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मालवा प्लेट्यू, मालवा, सॉरी मालवा तो हो गया, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका शिलोंग का पठार। इस शिलोंग के पठार को हम बच्चे मेघालय का पठार भी कहते हैं, मेघालय का पठार, शिलोंग के पठार को मेघालय का पठार भी कहते हैं। केवल नागपुर का पठार, बेटा नागपुर का पठार, बेटा नंदी की पहाड़ी बता दूंगा, अब एक गैल ही सीख लोगे सारी चीजें। वो छोटी छोटी पहाड़ी हैं, अजंता की पहाड़ी, नंदी की पहाड़ी, ये तो मैं 10-12 पहाड़ी अलग से लिखवाऊंगा आपको। बाकी जो मुख्य पर्वत हैं और पठार हैं वो ये पढ़ने हैं। और जो बीच में है बच्चे, यहां पर जो बचता है इसे बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, ये है दक्कन ट्रैप, ठीक है ना, बीच में। तो ये क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप के नाम से इसे जानते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। एक करें स्टेट का नाम भी, बेटा जब पढ़ाऊंगा जब ही तो बताऊंगा स्टेट के नाम, अभी तो मैं सिर्फ मैप बनवाया कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। मान लो अरावली पर्वत पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ये एक बार मैप बन गया तो आपकी कहानी खत्म हो गई है कि हाँ भाई ये चीजें हमें जाननी है, तो मोटी मोटी पता चल गई हैं। अब देखो मैं बात करूं, जैसे कि एक पर्वत पढ़ाई दे रहा हूं, अरावली, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत बेटा अगर इस लोकेशन पे है तो यहां कौन से राज्य होंगे, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, हरियाणा होगा और दिल्ली। तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो कहां कहां फैला हुआ है, विस्तार एक्सपेंशन कहां है, अरावली पर्वत का विस्तार। तो आपका आंसर आना चाहिए जी, ये गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है आपका अरावली पर्वत। इसके बाद बच्चे ये राजस्थान चला जाता है, राजस्थान,
इसके बाद हरियाणा चला जाता है, हरियाणा, हरियाणा के बाद मेरे प्यारे बच्चे ये दिल्ली तक पहुंच जाता है, दिल्ली में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी लंबाई हालांकि कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। लंबाई इसकी लगभग इतनी है, नहीं पूछी जाएगी कभी, तो उन चीजों में फोकस मत करो। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? कैसा? जैसे कि हिमालय कैसा पर्वत था? मोड़दार पर्वत। तो अरावली पर्वत बच्चे एक तो सबसे पुराना है, वर्ल्ड का सबसे पुराना, और साथ के साथ बच्चे ये एक रेजिडुअल माउंटेन है, इसे हम अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत है तो भैया कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, मतलब बच्चे इसे हम रेजिडुअल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में रेजिडुअल बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। अब ये रेजिडुअल माउंटेन का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब बेटा जिस पर बुढ़ापा आ गया हो, यानी कि बचे कुचे पर्वत कहा जाता है वैसे सरल भाषा में, बचे कुचे पर्वत। बचे कुचे पर्वत का मतलब यानी कि इसकी बेटा बुढ़ापे में जैसा आदमी की दुर्गति होती है ना, इसकी भी दुर्गति का समय चल रहा है। जब बेटा आदमी जवान होता है तो वो ऊंचा ऊंचा होता है, लेकिन जब बेटा बुढ़ापा आता है ना तो आदमी की कमर झुक जाती है, फिर उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देते, बहू बेटे भी साथ नहीं देते। ऐसे ही अरावली बुढ़ाऊ पर्वत है, बुढ़ा हो लिया है, तो इसलिए इसकी जो चोटी है बड़ी छोटी छोटी है, यानी कि इसे रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। बात क्लियर है? साथ के साथ बच्चे ये सबसे पुराना पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है ना भाई। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत भी माना जाता है अरावली को। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना भाई। चोटी, चोटी में जहां भी बात करेंगे तो हाईएस्ट की करेंगे, चोटी, सबसे चोटी जो ऊंची है इसकी, उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर बेटा। इसकी ऊंचाई जो है गुरु शिखर की वो 1722 मीटर है। हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटिया है। ये बच्चे कहां स्थित है? तो ये बच्चे आपका स्थित है माउंट अबू की पहाड़ी, राजस्थान में। माउंट आबू, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, पूछ सकता है कहां का है? राजस्थान का। तो माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है, गुरु शिखर चोटी है जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है? बेटा गोभी के बारे में आज ही बता दूं, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं यार, थोड़ा बहुत अपना लॉजिक भी तो लगाया करो कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वहां टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है ना भाई। यहां पर बच्चे माउंट आबू की पहाड़ियों में एक टेंपल भी है जिसे बोलते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन धर्म के लिए समर्पित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? आपका आंसर आएगा माउंट आबू की पहाड़ी, राजस्थान के अंदर स्थित है। चलो बहुत अच्छी बात, यहां तक समझ में आ गया होगा जितनी भी चीजें बताई हैं। सबसे पुराना पर्वत भी भारत में है वर्ल्ड का, और सबसे नया पर्वत हिमालय है, सबसे पुराना अरावली है। और ध्यान रखिएगा दिल्ली के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, दिल्ली में, दिल्ली में पड़ती है बच्चे रायसीना हिल्स, ठीक है ना भाई। क्या नाम है? रायसीना की पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी, रायसीना हिल्स। देखो रायसीना की पहाड़ी कहां पर है बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, दिल्ली में है। ये अरावली पर्वत का ही पार्ट है। रायसीना की पहाड़ी, मजनू का टीला, दिल्ली रिज, ये सभी यानी कि अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो रायसीना की पहाड़ी किसका पार्ट है, किसका भाग है? तो भैया भाग है ये अरावली पर्वत का, यानी कि अरावली पर्वत के हिस्से को ही रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं। तो अरावली पर्वत का हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी। और इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, जहां राष्ट्रपति जी रहते हैं, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है? तो आपका आंसर आएगा प्रेसिडेंट हाउस बेटा, यही दिल्ली के अंदर रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। रायसीना की पहाड़ी अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो जितनी भी चीजें मैंने आप आज को बताई, आपको मैंने बताया, एक तो आपके कुछ मैंने वैलीज के नाम बताए,
ठीक है ना, चाहे वो थुमलांग घाटी हो, स्फीति हो, जो कोई भी हो, वो सभी आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है। फिर कुछ हिल स्टेशन, मैकडॉलगंज हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको रानीखेत हो, चाहे कुछ भी है, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, चाहे कुछ भी बताया, अल्मोड़ा, ये आपको एक बार रिवाइज कर लेने, ये रिवाइज करने से याद होंगे। फिर मैंने आपको उत्तर के मैदान बताए। उत्तर के मैदान 4 प्रकार के हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर। भाबर क्या है? जहां मोटे मोटे पत्थर नदी जमा कर देती है, नदी नीचे से आइस पाइस खेल के निकल जाती है, ठीक है ना, खेती नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद तराई, जो नम और समतल जमीन है, नमी युक्त, मॉइस्चर है जिसमें, यहां तराई वाले क्षेत्रों में बीमारी, मलेरिया वलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये बीमारी ज्यादा होती है, क्योंकि जहां पर दलदली क्षेत्र होता है, नमी वाली जमीन होती है, वहां पर मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं। तो यहाँ मच्छर वच्छर भी काटते बहुत हैं तराई क्षेत्र में, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा, तराई क्षेत्र में नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं, नम युक्त भूमि है, खेती की जा सकती है, गन्ना और धान उगाया जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, ये सभी इस क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद मैं बात करूं आपसे, फिर खादर के बारे में बताया कि नदी के आसपास की जमीन जो हर साल बाढ़ लेके नदी नई मिट्टी जमा करती है, उसे खादर कहते हैं। और बांगर बच्चे आपका जो पुरानी मिट्टी है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उसे कहते हैं, ठीक है ना भाई। फिर मैंने आपको बताया कि भारत में एक मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। यहाँ एक नदी बहती है, लूनी नदी, और थार का मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में कहां है? राजस्थान के अंदर है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी जाता है, क्योंकि आजादी से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हुआ करता था। समझ में आ रहे हैं ना? चलो भाई, बहुत अच्छे। और फिर मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर से पानी से घिरा जमीन का हिस्सा, उसे प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ये बच्चे सबसे पुराना आपका ज्योग्राफिकल पार्ट है, यानी कि भौगोलिक भाग है सबसे पुराना, क्योंकि यही गोंडवाना लैंड से टूट के आया था और अंगारा लैंड से चिपका था। बाकी सारी चीजें बाद में बनी हैं। और मैं आपसे बात करूं बच्चे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अरावली माउंटेन के बारे में पढ़ना है, तो अरावली हमने खत्म कर दी है। कल की क्लास में बच्चे सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे की। आशा करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट है तो मैं आपके साथ हमेशा हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। कल की क्लास में मिलेंगे। और 10-15 मिनट, हालांकि मैंने 1 घंटे से ज्यादा समय आज भी नहीं लिया है, क्योंकि हमारी क्लास वही आपके 4, 10, 12 पे स्टार्ट हो पाती है। तो मेरी क्लास बेटा अब कुछ दिन, क्योंकि ज्योग्राफी एक वाइल्ड सब्जेक्ट है और ये खत्म भी करना है, तो थोड़ा सा लेंथ इसकी 15 मिनट बढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। तो ये आप कंफर्म कमर पक्की कर लो, 10-15 मिनट ही, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा समय, और थोड़ा स्पीड से चलेंगे समझाते हुए। चलो भाई, बहुत अच्छे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत